मेरे एजुकेशनल चैनल एके आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अब आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। इनका पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? इसका आंसर होगा, जिस प्रकार दर्पण में हम अपनी साफ, स्वच्छ एवं निर्मल छवि देखते हैं, यानी जो दर्पण होता है उसमें हम जैसे होते हैं हमारा चेहरा उसी प्रकार से दिखता है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता है। इसमें कोई हेरफेर नहीं होता है। कवि भी उसी अपने एक आँख से संसार को एक समान देखता है, कोई भेदभाव नहीं रखता है। इसीलिए उसने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। इसका हम समझाते हैं डिटेल से। क्वेश्चन था कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो इसका आंसर में कहा है कि उसने अपनी तुलना दर्पण से की है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो दर्पण जो होता है, दर्पण में हम हमेशा अपना निर्मल छवि देखते हैं। हम जैसा रहते हैं वैसा ही वो दिखाता है, इस कहीं भी झूठ फरेब नहीं रहता है। उसी प्रकार कभी भी अपने आँख से हमेशा सच देखने का प्रयास करते हैं, कोई झूठा देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए उसने अपनी एक आँख की तुलना जो की है दर्पण से की है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य? पहले करबक यानी पहला जो पाठ था उसमें आप लोग पढ़े होंगे, कलंक का शब्द जो आया था दाग के रूप में, यानी चांद में भी दाग है। यानी कलंक का जो आया था पहले पाठ में वो चांद के दाग में आया था। कांच का अर्थ हम लोग कच्चा सोना पढ़े थे और कंचन का अर्थ शुद्ध सोना है। ये कंचन का अर्थ जो है यानी कि जो पर्वत था, जो तो सुमेरु पर्वत जो था, उसके लिए कंचन का प्रयोग दिए आया है। कवि ने इनका प्रयोग अपने विचारों और संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया, यानी इन तीनों के प्रयोग के द्वारा कवि ने अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया था। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कलंक में क्या कहा था कि चांद में भी दाग है, फिर भी चांद क्या है, बहुत ही सुंदर है, लोगों का भलाई करता है, रोशनी देता है। उसी तरह कांच का कहा था कि कांच को जब तक हम नहीं आग में तपाएंगे तब वह अच्छा सोना नहीं हो सकता है। कंचन में का कहा था जब कि उसने क्या किया था कि शंकर महादेव का त्रिशूल सह लिया था, वार अपने पे सह लिया था और वे क्या बन गए थे, सोना के बन गए थे। तो इन्हीं तीन शब्दों में कवि ने इन तीनों का अर्थ का प्रयोग किया है। अब कहता है, पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। तो पहले करबक में कवि ने अपने आत्मविश्वास का प्रयोग साहसिक रूप में किया है। उसने कहा है, चांद में भी दाग है, समुद्र भी का पानी खारा है, आम में भी क्या है, गांठ है। जब जब ये सब में अवगुण होते हुए भी इतना फेमस हो सकते हैं तो मैं भला क्यों नहीं हो सकता? मेरे एक आंख है तो क्या हुआ, मुझे लोग मेरे गुण से याद करें ना कि मेरे रूप को याद करें। यानी उनका आत्मविश्वास जो है बहुत अच्छा है, उनका आत्मविश्वास एक लेवल तक पहुंचा हुआ है। वे अपने आप को कभी भी किसी भी एंगल से, किसी भी रूप से कम नहीं आंकते हैं, वे अपने आप को सदा उच्च मानते हैं। इसमें देखिए आइए कह रहा है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इच्छा का मान बतावें। कि कवि का कहना है कि इस संसार में केवल यश अर्थात कीर्ति ही आदमी के काम आता है। इस संसार में जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, अतः उसे हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि लोग उसे उसी अच्छे काम से याद रख सके। कवि स्वयं अपने आप को उनके रूप से गुण से याद रखने की अपील की है। मतलब यहाँ पे कवि ने कहा है कि लोग उनको क्या करें, उनके रूप से याद नहीं करें, लोग उनको गुण से याद करें। यहाँ पर कवि ने साफ तौर पर ही शुरू से ही कहा है कि उनका गुण के कारण ही उसे लोग याद करें, ना कि रूप से याद करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी इसमें है, भाव स्पष्ट करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाव स्पष्ट करें।
जो लही अमही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई। इसमें हमको ये चीज़, इस जो ऊपर लाइन है इसको हमेशा याद ही कर लीजिएगा। ये सब में लिखना है, जहाँ भी भाव स्पष्ट करे वहाँ ये लिखना ही लिखना है। लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड के अंतर्गत करबक पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये सब में डाल देना है इतना तो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि जब तक आम में के पेड़ में डाब अर्थात नुकीलापन यानी मंजी नहीं आएगा तब तक उसमें फल नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती, यानी जब तक फूल में कांटे नहीं होंगे तो फूल की शोभा नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार जब तक आदमी में दोष नहीं होगा तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता है। हर इंसान के अंदर अवगुण रहता है, बशर्ते उस अवगुण को छिपाकर हमें क्या करना है? अच्छे गुण को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रकत के लेई का क्या अर्थ है? यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका था कि रकत के लेई का अर्थ है खून का गोंद। इसके मैं बताए थे, खून का गोंद मतलब कि काफ़ी मेहनत से, काफ़ी परिश्रम से उन्होंने क्या किया था, उस कविता को लिखा है। जो लिखा है वही कवि ने कहा है। 7 नंबर में है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में किया है। कवि कहना चाहते हैं कि उसने कठिन परिश्रम मेहनत से इस कविता को जोड़कर तैयार किया है। इसका उत्तर हुआ, आप लोग इसका देख लीजिएगा। दूसरे करबक का भाव सुंदर करें, यानी सेकंड पंक्ति में। तो दूसरे करबक में कवि ने काफ़ी मार्मिक तरीके से भावों को बताया है। दूसरे करबक का मूल भाव यह है कि मृत्यु सबसे बड़ा क्या है? सत्य है। यहाँ बड़े से बड़े राजा हुए, पृथ्वी बड़े बड़े से वीर हुए, सभी की मृत्यु हो गई और हम लोग जिसको याद करते हैं उनके गुण से याद करते हैं, ना कि उनके रूप से याद करते हैं। अतः उनकी भी इच्छा है, अंत में था उस पाठ में कि लोग उनको क्या करें? उनको गुण के रूप में याद करें, ना कि उनके रूप में से याद करें। ये इसका अर्थ हो गया। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का है, भाव स्पष्ट करें। धनी सो पुरखु जस कीर्ति जासु, फूल मरे न परे न बासु। यानी कि किस प्रकार फूल अपना नश्वर शरीर छोड़ देने के बाद भी उसकी खुशबू कायम रहती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना होगा? भले ही हमारी मृत्यु हो जाए मगर लोग हमारे यश के कारण हमें सदैव याद रखे, अमर रखे। ठीक है, ये क्लास इतना ही है। इसके बाद हम लोग इसके अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।